जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज अंग्रेजों का बंगाल विजय पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, तभी जाके ये अच्छा से समझ आएगा। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम लोग ने पार्ट 1 में ये देखा कि बंगाल कैसे बना, बंगाल के नवाब कौन कौन हुए, और सबसे बड़ी जो उसमें बात थी वो थी प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था। जिसमें सबसे बड़ा एक सेनापति का हाथ था, और वो सेनापति था तुम्हारा मिर्जाफर, जो सिराजुद्दौला का हुआ करता था। और वही मिर्जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है, और प्लासी के युद्ध में तुम्हारा सिराजुद्दौला का हार होता है। अब उसके बाद क्या क्या हुआ बंगाल में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग ने बताया था, हमने बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि तुम्हारा मिर्जाफर तभी मिला जब मिर्जाफर को बोला गया कि सिराजुद्दौला के बाद तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो वैसा ही हुआ, जब सिराजुद्दौला की हार हुई, सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है, तो बंगाल का जो नेक्स्ट तुम्हारा नवाब बनता है वो तुम्हारा कौन बना, तो मिर्जाफर बना। और मिर्जाफर 1757 से लेके 1760 में बनता है। मिर्जाफर चूंकि बना, लेकिन मिर्जाफर को क्यों बनाया गया था, तो मिर्जाफर को अंग्रेजों ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था। अंग्रेजों को पैसा लेना था, और चूंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया होता था तो वहाँ पैसा ज़्यादा, तो अंग्रेजों को पैसा लेना था। और मिर्जाफर अब जो है अंग्रेजों का एक कठपुतली बन गया है। अंग्रेज जो भी कह रहा है वो तुम्हारा मिर्जाफर उस बात को चुपचाप मान रहा है। लेकिन कभी ना कभी उसका खजाना तो समाप्त होगा, बिल्कुल समाप्त होगा। तुम ही सोचो कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया आता है, 4,000 तुम दे दिए रेंट में, 3,000 खाना खा लिए, 3,000 अपनी वाली पे उड़ा दिए, बाकी का क्या करोगे? पैसा तो 10 ही हजार रुपये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बंगाल का भी तो खजाना में लिमिट पैसा था, और सारा पैसा तुम्हारा अंग्रेज ही ले जा रहा था। तो बाद बाकी वहाँ के बंगाल की प्रजा का क्या होगा? मिर्जाफर थोड़ा बहुत इस बारे में सोचने लगता है, और मिर्जाफर पैसा देना थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। अब जैसे ही मिर्जाफर ने पैसा देना कम किया, अंग्रेजों को इस बात अटकने लगी कि भाई तुम मेरा पैसा क्यों कम कर रहे हो, तुम पैसा दो। मिर्जाफर की एगो बेटी थी जिसका नाम था फातिमा बेग साहिबा, जिसका शादी करवा दिया गया था एक मीर कासिम नाम के बंदे से, जो तुम्हारा मिर्जाफर का दामाद बनता है। तो एक बात सुने होंगे कि शादी से पहले बेटी बाप का, और शादी के बाद बेटी तुम्हारा हस्बैंड का। अब ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले जमाना में ऐसा होता था। मीर कासिम, चूंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, पैसा सबको लोभ देता है। मीर कासिम को भी एक लोभ बन जाता है तुम्हारा बंगाल का नवाब बनने का, बंगाल का राजा बनने का। अपनी पत्नी को भी कहता है कि बोलो ससुर को कि हम ही को बना दे यार, ठीक है। लेकिन ससुर अपने एक नंबर का लोभी मिर्जाफर, कितना घटिया वाला घटिया आदमी हो तो तुम प्लासी के युद्ध में देख चुके हो। तो घटिया आदमी कभी भी अपने दामाद को भी नहीं चाह रहा था वहां बनाने के लिए। लेकिन वो पैसा देना अब कम कर दिया। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसा दे नहीं दे रहा है तुम्हारा, ठीक। बताया जाता है कि बाद में मिर्जाफर का एक कनेक्टिविटी होता है, एक डचों के साथ संबंध बनता है, और डच जो है तुम्हारा अंग्रेजों का दुश्मन था। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली कि सलाह मिल गया है उससे उससे थोड़ा समझौता संबंधी बन रहा है, तो तुम्हारा अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाता है। और मीर कासिम का जो एक मन था, यानी उसके दामाद का जो एक मन था कि हमको एक ना एक दिन हमको बंगाल का नवाब बनना है, वो तुम्हारा अंग्रेजों ने उसको बंगाल का नवाब बना दिया। और नेक्स्ट नवाब जो बना वो तुम्हारा कौन बना, तो मीर कासिम। ये तुम्हारा कौन है, तो ये तुम्हारा मीर जाफर है। आगे देखते हैं हम लोग मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम मीर जाफर के बाद बनता है 1760 से 1763 तक तुम्हारा बंगाल का नवाब रहता है। देखो, भले ही तुम्हारा ये चापलूसी करके तुम्हारा नवाब बना हो, लेकिन इस जितने भी तुम्हारा बंगाल के नवाब बने, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा चालाकी यानी क्लेवर वाला बंदा था, तो ये तुम्हारा मीर कासिम ही था, जो तुम्हारा मीर जाफर के बाद राजा बनता है, ठीक है। इतना चालाक था, इसी से तुम पता कर सकते हो कि इससे पहले जो भी तुम्हारा बंगाल का नवाब हुआ, उसने अपनी राजधानी कलकत्ता में ही रखी, मुर्शिदाबाद को। इसको ये बात पता था कि हम बने हैं चापलूसी करके, हम तो ये बोले हैं कि हम भी पैसा देंगे, अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया है, और जब तक हम इसके सामने रहेंगे अंग्रेज हमसे पैसा लेते ही रहेगा, लेते ही रहेगा। इसने एक दिमाग दौड़ाया, और तुरंत क्या करता है कि अपनी राजधानी को ही बदल देती है। बोला है ना सामने रहेंगे ना लेगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये अपना राजधानी चेंज कर लेता है, और ये अपना राजधानी कहाँ चेंज करता है, तो बिहार के तुम्हारा मुंगेर में। मुंगेर का नाम सुना होगा, ये मुंगेर है तुम्हारा बिहार का, और यहीं पे तुम्हारा अपनी राजधानी चेंज करता है। कई बार क्वेश्चन भी आया है कि बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी तुम्हारा मुंगेर को बनाया था, तो मीर कासिम था। और मुंगेर दो चीज के लिए फेमस है बेटा, एक कट्टा के लिए और दूसरा सुट्टा के लिए। और कट्टा वाला जो कारखाना है ना, ये तुम्हारा इसी का देन है, तुम्हारा मीर कासिम का ही देन था। क्योंकि मीर कासिम को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि हम बिना बताएं अंग्रेजों से अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अंग्रेज पक्का ना पक्का कुछ एक्शन लेगा।
कैपिटल तो चेंज किया सो किया। अब देखो ये और कितना कुतपना वाला काम किया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों पे इसने बोला कि 9% कर देना पड़ेगा अंग्रेजों को। बोला कि हैं ऐसे कैसे हो सकता है? बोला कि देश मेरा है, प्रजा मेरा है। बंगाल में होता क्या था कि अंग्रेज भी व्यापार कर रहा है और भारतीय भी व्यापार कर रहा है। अंग्रेज जब व्यापारी करता था तो तुमको एक भी रुपया और टैक्स नहीं देता था, लेकिन भारतीय जब व्यापार करता था उसको टैक्स देना पड़ता था। अब मीर कासिम ने बोला कि ये कैसे हो सकता है यार, मेरा ही देश है, हमारे ही लोग तुमको टैक्स दे रहा है और तुम साले बाहर से आए हो, तुम एक भी टैक्स नहीं दे रहे हो। बोला आई एम द इलीट क्लास, आई मीन मेरे उच्च वर्गीय लोग हैं हम लोग, हैं देंगे नहीं तुम्हारा। मीर कासिम बोला ई ना चलवे देवे परे तोरा है करबो लरबो जीतबो रे। और अंग्रेजों पे 9% टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने इसको। और थोड़ा सा कलकत्ता काउंसिल की तरफ से भयंकर विरोध किया गया मीर कासिम का। जैसे ही मीर कासिम को ये बात पता चला कि अंग्रेजों ने बोला कि 9% टैक्स नहीं देंगे, मीर कासिम ने एक और स्टेप उठाया। और मीर कासिम ने क्या किया? बोला ठीक है तुम नहीं दोगे तो भारतीय व्यापारी भी जो है वो कर मुक्त रहेगा, वो भी 1 रुपया टैक्स नहीं देगा। अब अंग्रेज को ये भी बात अच्छा नहीं लग रहा था। बोला कि साला हम तो नहीं दे रहे लेकिन भारतीयों से लो, और यदि तुम भारतीयों से नहीं लोगे तो हम और भारतीय तो बराबर हो गए, ये कैसे हो सकता है? भारतीयों का कोई औकात नहीं। साले भारतीयों का कोई औकात नहीं है, मार के ठेवर देंगे तुमको, तुम भारतीयों के बारे में बोल रहा है। अब नाको दम कर चुका है तुम्हारा मीर कासिम, किसका? तो अंग्रेजों का। और हम बताएं कि अंग्रेजों का 3 प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी। और सबसे तगड़ा प्रेसिडेंसी जो था तुम्हारा बंगाल प्रेसिडेंसी ही था। अब अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा है कि मीर कासिम का हम करे तो करे क्या। और यही हुआ कि तुम्हारा देख रहे हो, ये देखो अंग्रेज बता रहा है मीर कासिम को, देख तो तू जो लगाया है टैक्स, देखो कैसे मुंह लटकेले है, सब बच्चा सब दूध नहीं पी रहा है तुम्हारा। तो इतना खतरनाक काम क्या? अभी बोल रहा है कि हम क्या करें, तुम भारतीयों को जो कर रहे हो हम क्या करें? अंग्रेज बोला कि ना बहुत समझा लिए, अब नहीं समझने वाला है। ऐसा करो कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दो और बनाओ किसको? तो फिर से वो कर ससुरबे को बना दो, यानी जिसका नाम क्या था, वही पगला का दो गलबा का, जिसका नाम क्या था, मीर जाफर। और फिर से मीर जाफर को तुम्हारा बंगाल का नवाब बना देता है बिना मीर कासिम को बताए हुए। जब ये मीर कासिम को पता चला कि हमको बंगाल के पद से हटा दिया है तो मीर कासिम को गुस्सा आया। और मीर कासिम ने इसीलिए तो तुम्हारा मुंगेर में कट्टा का कारखाना लगाया था। बोला कि तुम लोग साले तलवार तीर से लड़ाई करते हो, अंग्रेज लोग आता है तुम्हारा SLR AK-47 लेके, कम से कम कट्टो तो बनाओगे, धैंस के मार दे, पूरा गुद्दा निकाल दे अंदर घुसा के, हैं? तो इसलिए मीर कासिम को बात ये पता था। मीर कासिम को जैसे ये बात पता चला कि अंग्रेजों ने उसको नवाब के पद से हटा दिया, मीर कासिम तुरंत बिहार से निकलता है और तुम्हारा कहाँ पहुँचता है? तो अवध पहुँचता है। अवध का उस समय जो राजा था उसका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास पहुँचा और मीर कासिम बोला कि दोस्त ऐसा है कि मुसीबत की घड़ी हम पे आई है, तुम मेरा साथ दोगे? बोला क्या? बोला कि बंगाल यानी ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना है। बोला कि नेकी और पूछ हम तुम्हारे साथ हैं। बोला जीतेगा तो लेकिन हमको भी कुछ देना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रवादी मत समझना उस समय, ठीक है? कुछ ना कुछ लोभ रहता था। बोला कि जीतेगा तो हमको भी कुछ देंगे ना? बोला बिल्कुल देंगे तुमको। बोला ठीक है। बोला कि 2 आदमी ठीक ना हो, 3 गो आदमी ले, 3 आदमी से जब तो बढ़िया है। तो यहाँ से तुम्हारा बिहार से मीर कासिम, अवध से शुजाउद्दौला, और ये दोनों कहाँ गया? ये दोनों गया तुम्हारा दिल्ली। दिल्ली में उस समय मुगल का राजा था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय को बोलता है कि ऐसा करो कि हम दोनों जा रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? शाह आलम द्वितीय भी था, बोला कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और तीनों एक हो जाता है, यानी शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ से? तो बिहार वाले एरिया से, शुजाउद्दौला अवध वाले इलाके से, और तुम्हारा शाह आलम द्वितीय दिल्ली वाले इलाके से। भारत की 3 सबसे बड़ी सेना एक साथ हो गया, सेना एक साथ हो चुका है। ये बात पता चला अंग्रेजों को कि ये भारत की 3 सबसे बड़ी शक्ति जो है वो हम पे अटैक करने वाला है। और अभी हम बताएं कि तुम्हारा अंग्रेजों का कितना प्रेसिडेंसी था? 3 प्रेसिडेंसी, जिसमें से मद्रास प्रेसिडेंसी भी था। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हेक्टर मुंडो। क्या नाम था? हेक्टर मुंडो। बंगाल प्रेसिडेंसी से न्यूज जाता है हेक्टर मुंडो के पास कि जल्दी आओ बंगाल, अब हम लोग को मारने वाला है। बोला अब कौन मारने वाला है? बोला कि अब एक और पगला है, वो अपना तो आया ही आया है, बाकी 2 को भी साथ लेके आ रहा है। बोला ठीक है चिंता मत करो। अब इन तीनों को लग रहा है कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 3 कौन? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध से था, और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली से था। इन तीनों को लग रहा था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, हमको कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सेना है।
हेक्टर मुंडो आता है मद्रास से बंगाल में और तुम्हारा बंगाली अपने रेजिमेंट के सेना को उठाता है और बक्सर का नाम सुना होगा। बक्सर के मैदान में एक युद्ध होती है, उसी को हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। अब जो ये तीनों को लग रहा था कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम जीत जाएंगे, और हेक्टर मुंडो को जो इस बात का डर लग रहा था कि हो सकता है कि तीनों सबसे बड़ी शक्ति है, हम हार जाएं। इसका रिजल्ट उल्टा आता है, जीत किसकी हो जाती? अंग्रेजों की, यानी हेक्टर मुंडो की जीत होती है। मीर कासिम जैसे देखा कि साला मार रहा है, मीर कासिम बीच युद्ध से भागे, बोला ना ना ना, बात जान बची तो लाखों पाए, बोला निकलो यहाँ से। बच कौन गया? तो शुजाउद्दौला और शाह आलम दूतिया। अब इसको बोला इसको पकड़ के लेके आओ, दोनों को पकड़ के लेके आओ। बोला शुजाउद्दौला काहे रे, तुम काहे के आया, तुम्हारा क्या बिगाड़? बोला हमको बहका दिया था, हम क्या करें? बोले कि सुताओ रे इसको, पहले सुता के बोला मार 20 चाबुक इसको, चाबुक टमटम से मार 20 चाबुक उसको। बोला कि हाँ अब तुम साइड में रहो। बोला कि अब इसको बुलाओ, किसको? शाह आलम दूतिया को। बोला कि तुमको कौन, तुम काहे लाया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोला कि इसको मीर कासिम बहकाया, इस हमको ये दोनों ने मिलके बहका दिया। बोला हराम करो, इसको भी सुता के मारो साले को, उसको भी सुता के लगा। बोला कि तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं बेटा, तुम दोनों को इसके बदले में हर जाना देना पड़ेगा। और वही हर जाने के लिए एक संधि आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, दरोगा में, इवन दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि यही बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में होती है। किसके किसके बीच? तो शुजाउद्दौला और शाह आलम दूतिया के बीच में। दोनों के साथ बहुत सारा करार हुआ, जुर्माना भी लगा, सब कुछ हुआ, ठीक है। बाद में ही दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब लेकिन बंगाल अब मीर कासिम से हट के जो मीर जाफर के पास आया है, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। इसी ईयर में एक बंदा आता है, याद करो, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव लंदन गया था, खूब सारा पैसा लेके गया था, फिर वहाँ पैसा रखे फिर आया है भारत से पैसा लेने के लिए। फिर रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारा 1765 में बंगाल आता है, और रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यवस्था शुरू किया था जिसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब हो गया कि सिंपल सा बात है कि दो चीज होता है ना, मान के चलो एक एरिया है, यहाँ एक टैक्स वसूलना है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। टैक्स वसूलने के एक होता है ना डीएम और दूसरा होता है एसपी। तो टैक्स वाला काम कौन देखता है? डीएम देखता है। और लॉ एंड ऑर्डर, कहीं गोली ना चल जाए, कोई चोरी ना हो जाए, इसका काम कौन देखता है? एसपी देखता है। तो सेम तुम्हारा यही वाला काम था, लेकिन इसको तुम अलग वे से समझो। ये तो समझाने के लिए, इसको द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया? सारा पैसा वसूलने वाला काम कौन कर लिया? तो तुम्हारा अंग्रेज कर लिया। और लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए बोला कि नवाब संभालेगा। तुम ही सोचो कि मान के चलो कि मोदी जी बोले नीतीश कुमार को कि बिहार से जितना टैक्स वसूलते हो वो हमको दे दो, ठीक है, बदले में हम तुमको कुछ दे देंगे। तो नीतीश कुमार बोलेंगे नहीं यार, तो जब तुम्हारा सारा टैक्स तुम ही को दे देंगे, एक तो बंद करके वैसे ही ऑलरेडी हमें, अब क्या आप छोड़ो हैं, अभी और यदि तुमको हम दे दे तो साला तब हम बिहार में जो पुलिस प्रशासन है, टीचर है, ये है, लंद है, उसको कहाँ से पैसा देंगे? और तुम हमको कुछ पैसा भी दे दोगे तो हम भी तो सीएम है भाई, हम भी तो कम से कम फॉर्च्यूनर से चढ़ेंगे हैं, हमको भी तो चाहिए शाम को, ठीक है। अब तो ये तुम्हारा ऐसा वाला सिस्टम हो गया। अब नवाब को कुछ हो ही नहीं रहा था और बंगाल की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि द्वैध शासन को फिर किसने अंत कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने कर दिया था 1772 में। तुम्हारा बोला कि अब कोई लॉ एंड ऑर्डर होती सब नहीं, अब सब अंग्रेज संभालेगा। और वहां से बोला जाता है कि बंगाल तुम्हारा कहाँ? अंग्रेजों के हाथ में आता है, और जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक बंगाल उसी के हाथ में रहता है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। यदि ये अच्छा से समझ आया होगा तो फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना, उसको देख के यदि इसको समझोगे तो कसम से बता रहे हैं कि तुमको बिना कॉपी कलम के तुमको क्लास में याद हो जाएगा। अच्छा लगे तो खूब सारा प्यार दो, शेयर करो। टाटा, बाय बाय।